नमस्कार। बायोलॉजी के सफर में आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग यूनिट इकोलॉजी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। नमस्कार। इकोलॉजी बेसिकली क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट यानी एबायोटिक फैक्टर्स के साथ जो इंटरेक्शन है ना, उसी की स्टडी। बिल्कुल सही कहा। आज के लिए हमारे पास एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं जो खास तौर पर नीट एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। हाँ, और इकोलॉजी को ना हम डिफरेंट लेवल्स पर समझ सकते हैं, जैसे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, फिर आती है पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, और फिर बड़े स्केल पे बायोम। राइट। तो आज हमारा फोकस रहेगा ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस वाले चैप्टर पर। ये इकोलॉजी की फाउंडेशन है और नीट के लिए तो बहुत ही क्रूशियल। और हाँ, शुरू करने से पहले प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी को याद करना तो बनता है, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। बिल्कुल। उनका काम खासकर ट्रॉपिकल इकोसिस्टम्स और सक्सेशन पर, वो तो मतलब फाउंडेशन रहा है। और बीएचयू में इंडिया का पहला इकोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी उन्होंने ही शुरू किया था। जी हाँ, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। देखिए, पॉपुलेशन लेवल पर इकोलॉजी समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एवोल्यूशन का जो मेन ड्राइवर है, नेचुरल सिलेक्शन, वो एक्चुअली पॉपुलेशन लेवल पर ही काम करता है। अच्छा, तो चलिए पॉपुलेशन इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को एकदम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हैं। जरूर। तो सबसे पहला सवाल, ये पॉपुलेशन है क्या? मतलब नेचर में कोई ऑर्गेनिज्म अकेला तो रहता नहीं है। एग्जैक्टली, अकेला नहीं रहता। तो पॉपुलेशन क्या है? बेसिकली एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स सेम स्पीशीज के होने चाहिए, हाँ, जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हों, एक जैसे रिसोर्सेज के लिए compete करें या उन्हें शेयर करें, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपस में पोटेंशियली इंटरब्रीड कर सकें, मतलब रिप्रोडक्शन कर सकें। जैसे कोई एग्जाम्पल, जैसे एक तालाब में सारे कमल के पौधे, वो एक पॉपुलेशन हो गई। यस, या जंगल में सारे टीकवुड पेड़ की पॉपुलेशन, यस। या फिर लैब में कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया की पॉपुलेशन। अच्छा, तो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म और एक पूरी पॉपुलेशन, इनमें मेन फर्क क्या हुआ? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, मरता है, सिंपल। सिंपल। लेकिन पॉपुलेशन के ना कुछ अपने यूनिक एट्रीब्यूट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इंडिविजुअल में नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम पॉपुलेशन के लिए बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स की बात करते हैं। इंडिविजुअल का बर्थ या डेथ होता है, पॉपुलेशन का रेट होता है। अच्छा, रेट्स। हाँ, पर कैपिटा रेट्स, जिसे हम टेक्निकली कहते हैं नेटालिटी, मतलब पर कैपिटा बर्थ्स, और मोर्टेलिटी, मतलब पर कैपिटा डेथ्स। ये पूरी पॉपुलेशन के रेफरेंस में होता है। ओके, इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझाएंगे। मान लीजिए वो कमल वाले तालाब का एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, लेते हैं। मान लीजिए पिछले साल तालाब में 20 कमल थे, इनिशियल पॉपुलेशन 20, ठीक है। और इस साल रिप्रोडक्शन से 8 नए पौधे आ गए, तो पॉपुलेशन हो गया 21। हाँ, तो बर्थ रेट क्या हुआ? सिंपल, चेंज इन नंबर, यानी 8 नए पौधे, डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर, यानी 20 पौधे। तो 8/20। हाँ, 8/20 इक्वल्स टू 0.4। तो बर्थ रेट हुआ 0.4 ऑफस्प्रिंग्स पर लोटस पर ईयर। अच्छा, सिमिलरली डेथ रेट कैलकुलेट होता है। मान लो 40 फ्रूट फ्लाइज की पॉपुलेशन है और एक हफ्ते में 4 मर गई, तो डेथ रेट हुआ 4/40 इक्वल्स टू 0.1 इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। समझ गई। ये रेट्स पॉपुलेशन डेंसिटी पर असर डालते होंगे। बिल्कुल। और भी एट्रीब्यूट्स हैं। और क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्स रेशियो। पॉपुलेशन में मेल्स और फीमेल्स का प्रोपोर्शन क्या है, जैसे 60% फीमेल, 40% मेल। ठीक है। और दूसरा है एज डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन में अलग अलग एज ग्रुप्स के कितने इंडिविजुअल्स हैं, जैसे प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले, रिप्रोडक्टिव एज वाले और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले। इनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे क्या पता चलता है? इससे पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर पता चलता है कि पॉपुलेशन यंग है, स्टेबल है, या बूढ़ी हो रही है। और ये एज डिस्ट्रीब्यूशन, इसे दिखाते कैसे? विजुअली? हाँ, इसके लिए हम प्लॉट करते हैं एज पिरामिड। एज पिरामिड, ओके। जी, इसमें एज डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफिकली दिखाते हैं। अगर पिरामिड का बेस चौड़ा है, मतलब नीचे से वाइड और ऊपर जाते जाते नैरो हो रहा है, एक ट्राइंगल जैसा, हाँ हाँ, तो वो है एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। मतलब यंग इंडिविजुअल्स बहुत ज्यादा हैं तो फ्यूचर में पॉपुलेशन बढ़ेगी। राइट। अगर ये बेल शेप्ड सा है, मतलब प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स लगभग बराबर हैं, तो पॉपुलेशन स्टेबल है। ओके। और अगर बेस नैरो है और पिरामिड ऊपर से चौड़ा या अर्न शेप्ड है, मतलब यंग लोग कम हैं, तो वो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, फ्यूचर में कम होगी। अच्छा, ये पिरामिड्स तो काफी यूजफुल हुए पॉपुलेशन का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में। एग्जैक्टली। और नीट में इस पर बेस क्वेश्चंस आते हैं। पिरामिड्स की शेप देखकर पॉपुलेशन स्टेटस बताना होता है। गॉट इट। तो पॉपुलेशन का साइज
या जिसे टेक्निकली पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, N से डिनोट करते हैं, ये किसी हैबिटेट में उस पॉपुलेशन का स्टेटस बताता है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे कंपटीशन का असर, प्रेडेशन का असर या पोल्यूशन का इम्पैक्ट, ये सब हम पॉपुलेशन डेंसिटी में चेंज से ही तो मेजर करते हैं। लेकिन डेंसिटी को हमेशा सिर्फ नंबर पर यूनिट एरिया में गिनना सही होता है क्या? नहीं, हमेशा नहीं। ये अच्छा पॉइंट उठाया आपने। सोचिए, एक एरिया में 200 छोटे-छोटे पार्थिनियम के पौधे हैं, खरपतवार, हाँ, और उसी एरिया में सिर्फ एक, लेकिन बहुत बड़ा बैनियन ट्री है। बरगद का पेड़, हाँ अब नंबर्स के हिसाब से देखें तो पार्थिनियम की डेंसिटी 200 गुना ज्यादा है। तो लेकिन इकोलॉजिकल इम्पैक्ट किसका ज्यादा होगा? जाहिर है उस अकेले बैनियन ट्री का। बात तो सही है। तो ऐसे केसेस में सिर्फ नंबर गिनना मिसलीडिंग हो सकता है। हम परसेंट कवर देख सकते हैं या बायोमास मेजर कर सकते हैं, वो पॉपुलेशन साइज का बेटर इंडिकेटर हो सकता है। अच्छा, और अगर पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा हो, जैसे बैक्टीरिया कल्चर में, या फिर ऐसे जीव हों जिन्हें गिनना मुश्किल हो, जैसे जंगल में टाइगर्स? हाँ, ऐसे केसेस में हम एब्सोल्यूट डेंसिटी मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं निकालते, उसकी जरूरत भी नहीं होती। कई बार हम रिलेटिव डेंसिटी से काम चलाते हैं। रिलेटिव डेंसिटी? हाँ, जैसे पर ट्रैप कितनी मछलियां पकड़ी गईं, उससे लेक में फिश पॉपुलेशन का मोटा-मोटा अंदाजा लग जाता है। एक्चुअल नंबर नहीं पता, पर ट्रेंड पता चल जाता है। और टाइगर्स के लिए? टाइगर सेंसस में हम एक्चुअल टाइगर्स को कहाँ गिन पाते हैं? हम उनके पग मार्क्स मतलब पैरों के निशान या फीकल पैलेट्स काउंट करके पॉपुलेशन एस्टिमेट करते हैं। ये रिलेटिव डेंसिटी का ही तरीका है। समझ गए। अब आते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ पर। ये डेंसिटी तो जाहिर है कांस्टेंट नहीं रहती होगी। बिल्कुल नहीं, पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम के साथ चेंज होती रहती है, और ये चेंज बेसिकली 4 प्रोसेसेस पर डिपेंड करता है। 4 बेसिक प्रोसेसेस। कौन कौन से? पहला नेटालिटी यानी बर्थ्स, कितने नए इंडिविजुअल्स पैदा हुए। ओके, दूसरा मोर्टेलिटी यानी डेथ्स, कितने इंडिविजुअल्स मर गए। ठीक है। तीसरा इमिग्रेशन यानी कितने इंडिविजुअल्स बाहर से उस पॉपुलेशन में आकर बस गए। बाहर से आना। हाँ, और चौथा एमिग्रेशन यानी कितने इंडिविजुअल्स उस पॉपुलेशन को छोड़कर कहीं और चले गए। बाहर जाना। करेक्ट। तो इसका मतलब अगर टाइम t पर डेंसिटी nt है, तो अगले टाइम स्टेप t+1 पर डेंसिटी nt+1 होगी। nt+b+i d+e। एग्जैक्टली, सिंपल अरिथमेटिक है। b+i से पॉपुलेशन बढ़ती है, d+e से घटती है। तो डेंसिटी तब बढ़ेगी जब बर्थ्स प्लस इमिग्रेशंस ज्यादा हो डेथ्स प्लस इमिग्रेशन से। बिल्कुल सही। नॉर्मल कंडीशंस में किसी एस्टैब्लिश्ड पॉपुलेशन के लिए नेटालिटी और मोर्टेलिटी ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं पॉपुलेशन चेंज के। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन का रोल स्पेशल केसेस में ज्यादा होता है, जैसे कोई नई जगह कॉलोनाइज हो रही हो। ओके, तो क्या पॉपुलेशन ग्रोथ का कोई पैटर्न होता है जिसे हम प्रिडिक्ट कर सकें? मॉडल्स हैं इसके, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट लगता है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली 2 मेन मॉडल्स हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के। पहला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। हाँ, ये मॉडल तब लगता है जब रिसोर्सेज मतलब फूड, स्पेस, सब कुछ अनलिमिटेड हो, कोई कमी ना हो। अच्छा, आइडियल कंडीशन हुई ये तो। बिल्कुल आइडियल। ऐसी कंडीशन में स्पीशीज अपने फुल इनेट पोटेंशियल से ग्रो करती है। उसे हम कहते हैं उसका इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और इसे डिनोट करते हैं R से। R, हाँ, ये R वैल्यू हर स्पीशीज के लिए अलग होती है। जैसे नॉर्वे रैट के लिए ये करीब 0.015 है, फ्लावर बीटल के लिए 0.12। हाई R वैल्यू मतलब पॉपुलेशन तेजी से बढ़ सकती है। तो इसका इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है dN/dt = Rn। dN/dt = Rn। इसका मतलब है कि पॉपुलेशन साइज में चेंज की रेट dN/dt प्रोपोर्शनल है करंट पॉपुलेशन साइज n और उस स्पीशीज के इंट्रिंसिक रेट R के। जितनी बड़ी पॉपुलेशन उतनी तेज ग्रोथ। अच्छा, और इसका ग्राफ कैसा दिखता है? जब हम पॉपुलेशन साइज n को टाइम t के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो एक जे शेप्ड कर्व मिलता है, एकदम तेजी से ऊपर जाता हुआ। जे शेप्ड? हाँ, इसका इंटीग्रल फॉर्म है nt = n0 n0 है इनिशियल पॉपुलेशन साइज, nt है पॉपुलेशन साइज एट टाइम t। अरे हाँ, वो चेस बोर्ड वाली कहानी याद है जिसमें राजा शर्त हार जाता है। हाँ, और वो वजीर हर स्क्वायर पर पिछले से डबल गेहूं के दाने मांगता है,
और 64th स्क्वायर तक पहुंचते पहुंचते पूरे राज्य का अनाज खत्म। हाँ, बिल्कुल। वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ही तो परफेक्ट एग्जाम्पल है। डार्विन ने भी कैलकुलेट किया था कि एलिफेंट जैसा स्लो ब्रीडिंग एनिमल भी अगर बिना रोक टोक के एक्सपोनेंशियली ग्रो करे तो कुछ ही सेंचुरीज में अर्थ भर सकती है। वाओ, ये पोटेंशियल ग्रोथ दिखाता है। एग्जैक्टली। लेकिन रियलिटी में तो रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं ना, फूड, स्पेस, सब कुछ। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पॉइंट। रियलिटी में रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते, और यहीं पर आता है दूसरा और ज्यादा रियलिस्टिक मॉडल, लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ। हाँ, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो इंडिविजुअल्स के बीच कंपटीशन होता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात आती है। अच्छा। नेचर में हर हैबिटेट की एक लिमिट होती है, एक मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज जिसे वो सस्टेन कर सकता है। उसे कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी के। कैरिंग कैपेसिटी के। हाँ, के। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इसी के को अकाउंट में लेता है। तो इसमें ग्रोथ कैसे होती है? जे शेप तो नहीं होगा? नहीं, इसमें ग्राफ सिग्मोइड या एस शेप्ड कर्व बनता है। एस शेप्ड। हाँ, शुरू में पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती है, इसे कहते हैं लैग फेज। ओके। फिर रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं तो ग्रोथ तेज होती है, लॉग फेज या एक्सेलरेशन फेज। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन साइज कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंचता है, रिसोर्सेज कम होने लगते हैं, कंपटीशन बढ़ता है और ग्रोथ रेट स्लो डाउन हो जाता है। इसे कहते हैं डिसेलरेशन फेज। और आखिर में जब पॉपुलेशन साइज n कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हो जाता है तो ग्रोथ रुक जाती है, पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है के पर। इसे कहते हैं एसिम्प्टोट। अच्छा, लैग फेज, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, एसिम्प्टोट, एस शेप्ड कर्व। करेक्ट। इसका इक्वेशन क्या है? नीट के लिए ये भी इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, द इक्वेशन इज dn/dt इज इक्वल टू rn k minus n k। dn/dt इज इक्वल टू rn और साथ में k माइनस n के। हाँ, इसमें ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है k माइनस n, ये एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। जब n बहुत छोटा है k के मुकाबले तो k माइनस n लगभग 1 होता है और ग्रोथ एक्सपोनेंशियल जैसी होती है जो rn होती है। हाँ। लेकिन जैसे जैसे n बढ़ता है और k के करीब जाता है, k माइनस n छोटा होता जाता है और जब n इज इक्वल टू k हो जाता है तो ये टर्म 0 हो जाता है और dn/dt भी 0, मतलब ग्रोथ रुक गई। वाह, ये तो काफी लॉजिकल और रियलिस्टिक लग रहा है। हाँ, ये मॉडल ज्यादातर नेचुरल पॉपुलेशंस के ग्रोथ पैटर्न को बेटर डिस्क्राइब करता है। तो ये R इंट्रिंसिक रेट और K कैरिंग कैपेसिटी, हाँ। इनका लाइफ स्ट्रेटजीज से क्या कनेक्शन है? हाँ, मतलब ऑर्गेनिजम्स कैसे अडेप्ट करते हैं? बिल्कुल कनेक्शन है। देखिए, हर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए, डार्विनियन फिटनेस, जिसका मेजर R है। हाँ। लेकिन ये मैक्सिमाइजेशन कैसे होता है, इसमें वेरिएशन है। इसे कहते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। अच्छा, किस तरह का वेरिएशन? जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं, पूरी एनर्जी एक शॉट में। इसे कहते हैं सेमेल पैरिटी। एक ही बार। एग्जाम्पल? पैसिफिक सैमन फिश, वो मीठे पानी में पैदा होती है, समुद्र में जाती है, ग्रो करती है, फिर वापस स्पॉनिंग के लिए मीठे पानी में आती है, रिप्रोड्यूस करती है और मर जाती है। बैम्बू भी ऐसा ही करता है, कई सालों बाद फ्लावर करता है, सीड बनाता है और मर जाता है। दूसरी तरफ ज्यादातर बर्ड्स और मैमल्स अपनी लाइफ में कई बार रिप्रोड्यूस करते हैं। इसे कहते हैं इटेरोपैरिटी। अच्छा, इटेरोपैरिटी। फिर एक और वेरिएशन है, कुछ ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे लेकिन छोटे साइज के ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, जैसे ऑयस्टर्स, पेलाजिक फिशेस। इनमें पेरेंटल केयर कम होती है और सर्वाइवल रेट भी कम होता है। इसे हम R सिलेक्टेड स्ट्रैटेजी कह सकते हैं। ये अक्सर अनस्टेबल या अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट्स में फायदेमंद होती है, जहां तेजी से पॉपुलेशन बिल्डअप करना होता है, हाई R वैल्यू। ओके, R सिलेक्टेड। दूसरी तरफ कुछ ऑर्गेनिजम्स कम संख्या में, असंख्या नहीं, कम संख्या में, लेकिन बड़े साइज के ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं, जैसे बर्ड्स, मैमल्स। इनमें पेरेंटल केयर ज्यादा होती है और ऑफस्प्रिंग के सर्वाइवल चांसेस बेटर होते हैं। हाँ। इसे K सिलेक्टेड स्ट्रैटेजी कहते हैं। ये स्टेबल एनवायरनमेंट्स में कैरिंग कैपेसिटी के पास रहने वाली पॉपुलेशंस में ज्यादा कॉमन है। एफिशिएंट रिसोर्स यूज पर फोकस होता है। इंटरेस्टिंग। तो R सिलेक्शन और K सिलेक्शन, ये लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स हैबिटेट के प्रेशर्स के रिस्पॉन्स में इवॉल्व हुए हैं। बिल्कुल। एबायोटिक फैक्टर्स, कंपटीशन, प्रेडेशन, ये सब मिलकर शेप करते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी ज्यादा सक्सेसफुल होगी। फैंटास्टिक। तो अब हमने इंडिविजुअल पॉपुलेशन के बारे में समझ लिया,
उसके एट्रीब्यूट्स, ग्रोथ मॉडल्स, लाइफ स्ट्रैटेजीज। लेकिन पॉपुलेशन अकेली तो होती नहीं। करेक्ट। अब आते हैं इंटरैक्शंस पे। पॉपुलेशन इंटरैक्शंस, हाँ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए। कम्युनिटीज कैसे बनती हैं? बिल्कुल। नेचर में कोई स्पीशीज आइसोलेटेड नहीं है। प्लांट्स को भी सॉइल माइक्रोब्स चाहिए, पॉलिनेटर्स चाहिए, एनिमल्स को फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए। तो स्पीशीज एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं। और ये इंटरैक्शंस अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी। हाँ, हम इन इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस मतलब दो अलग स्पीशीज के बीच को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन कि दोनों स्पीशीज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इफेक्ट बेनिफिशियल प्लस हो सकता है, हार्मफुल नेगेटिव हो सकता है, या न्यूट्रल जीरो हो सकता है। ओके, तो कितने टाइप के इंटरैक्शंस है? कोई क्विक ओवरव्यू, और वो निमोनिक आपने बताया था। हाँ, मेजर इंटरैक्शंस को याद रखने के लिए आप CMPPC याद रख सकते हैं। CMPBC? C कंपटीशन माइनस माइनस, M म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस, P प्रेडेशन प्लस माइनस, P पैरासाइटिज्म प्लस माइनस, C कमेंसलिज्म प्लस 0। ये 5 मेन है। एक और है एमेंसलिज्म -0, पर ये 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेट। CMPC। कंपटीशन, म्यूचुअलिज्म, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म। चलिए म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस से शुरू करते हैं, दोनों को फायदा। हाँ, म्यूचुअलिज्म, इसमें दोनों इंटरैक्टिंग स्पीशीज बेनिफिट करती हैं। क्लासिक एग्जांपल है लाइकन्स। लाइकेंस, वो तो फंगस और एल्गी का एसोसिएशन है ना? बिल्कुल। फंगस शेल्टर देता है, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। एल्गी या साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है। दोनों साथ रहते हैं, दोनों को फायदा। और माइकोराइजा, फंगी और हायर प्लांट्स की रूट्स का एसोसिएशन। फंगी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, स्पेशली फास्फोरस में हेल्प करते हैं। प्लांट बदले में फंगी को एनर्जी सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स देता है। अच्छा, ये तो प्लांट फंगी हो गए। प्लांट्स और एनिमल्स के बीच? पॉलिनेशन सबसे कॉमन एग्जाम्पल। प्लांट्स, एनिमल्स, बीज, मॉथ्स, बर्ड्स, बैट्स को नेक्टर या पोलन के रूप में रिवॉर्ड देते हैं। हाँ। और एनिमल्स बदले में पोलन ट्रांसफर करके पॉलिनेशन कर देते हैं। प्लांट्स का रिप्रोडक्शन हो जाता है। फिग ट्री और वॉस्प वाला एग्जाम्पल भी म्यूचुअलिज्म है ना? अरे हाँ, वो तो कोएवोल्यूशन का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। फिग स्पीशीज और उसकी स्पेसिफिक पॉलिनेटर वॉस्प स्पीशीज। वॉस्प फिग के फ्रूट के अंदर ही अंडे दे सकती है, और फिग सिर्फ उसी वॉस्प से पॉलिनेट हो सकता है। एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होती। कमाल है। और वो ऑर्किड्स वाला सेक्सुअल डिसीट। हाँ, ओफ्रिस ऑर्किड का फूल फीमेल बी जैसा दिखता है, स्मेल भी वैसी ही निकालता है। मेल बी उसे फीमेल समझकर सूडो कॉप्युलेट करने आता है, और इस चक्कर में पॉलन ट्रांसफर कर देता है। ऑर्किड का पॉलिनेशन हो गया, बी को कुछ नहीं मिला पर नुकसान भी नहीं हुआ। हालांकि इसे म्यूचुअलिज्म कहना थोड़ा डिबेटेबल है, पर इंटरैक्शन तो है। फैसिनेटिंग। ओके, नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन। दोनों को नुकसान। ये कब होता है? कंपटीशन तब होता है जब दो या दो से ज्यादा स्पीशीज सेम लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए स्ट्राइव करती हैं। रिसोर्स फूड हो सकता है, वाटर, स्पेस, लाइट, मेट्स, कुछ भी जो लिमिटेड हो। जरूरी है कि स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड हो? जरूरी नहीं। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में कंपटीशन ज्यादा इंटेंस हो सकता है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट सिमिलर होती हैं। लेकिन टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज भी कॉम्पीट कर सकती हैं अगर रिसोर्स कॉमन हो। एग्जाम्पल? जैसे साउथ अमेरिकन लेक्स में विजिटिंग फ्लेमिंगोज और वहां की रेजिडेंट फिशेस दोनों ही लेक के जू प्लैंक्टन के लिए कम्पीट करती हैं। फ्लेमिंगो और फिश कितने अलग हैं। हाँ, बात तो है। कभी कभी डायरेक्ट इंटरफेरेंस कंपटीशन भी होता है। एक स्पीशीज दूसरी को रिसोर्स एक्सेस करने से रोक देती है फिजिकली, भले ही रिसोर्स अबंडेंट हो। अच्छा, तो कंपटीशन का रिजल्ट क्या होता है? क्या एक स्पीशीज हमेशा दूसरी को एलिमिनेट कर देती है? गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वो यही कहता है ना? हाँ, गॉसेस का प्रिंसिपल बेसिकली यही कहता है कि अगर दो स्पीशीज सेम लिमिटिंग रिसोर्स के लिए कॉम्पीट कर रही हैं तो वो इनडेफिनेटली कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती। जो कंपेटिटिवली सुपीरियर होगी वो इंफीरियर को इवेंचुअली एलिमिनेट कर देगी। इसका कोई रियल एग्जाम्पल? हाँ, गलापागोस आइलैंड्स में एबिंगडन टॉर्टोइस एक्सटिंक्ट हो गया जब वहां गोट्स इंट्रोड्यूस किए गए, क्योंकि गोट्स की ब्राउजिंग एफिशिएंसी टॉर्टोइस से कहीं ज्यादा थी। टॉर्टोइस को खाना नहीं मिला। ओह नो। और कॉर्नल ने स्कॉटलैंड के रॉकी सी कोस्ट्स पर बर्निकल्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। बालेनस, लार्जर बर्निकल, इंटरटाइडल जोन में चिथ मैलिस स्मॉलर बर्निकल को कंपेटिटिवली एक्सक्लूड कर देता था लोअर जोन से। तो एक्सक्लूजन कॉमन है, लेकिन क्या हमेशा ही होता है? स्पीशीज कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती? नहीं, हमेशा एक्सक्लूजन नहीं होता। स्पीशीज कंपटीशन अवॉइड करने के लिए मैकेनिज्म्स भी इवॉल्व करती हैं। एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है रिसोर्स पार्टिशनिंग। रिसोर्स पार्टिशनिंग?
मतलब अगर दो स्पीसीज सेम रिसोर्स यूज कर रहे हैं तो वो उसे अलग टाइम पे यूज कर सकती हैं, टेम्पोरल पार्टीशनिंग, या अलग जगह पे यूज कर सकती हैं, स्पेशियल पार्टीशनिंग, या रिसोर्स के अलग पार्ट्स को यूज कर सकती हैं। एग्जाम्पल? रॉबर्ट मैकार्थर की क्लासिक स्टडी है वॉर्बलर्स पर। उन्होंने देखा कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वॉर्बलर्स एक ही ट्री पर रहती थी, लेकिन वो ट्री के अलग अलग जोन्स में फॉरेज करती थी और उनका इंसेक्ट प्रे भी थोड़ा डिफरेंट था। इस तरह वो कंपटीशन अवॉइड करके कोएग्जिस्ट कर पाती थी। ब्रिलियंट, समझ गया। अब अगला इंटरैक्शन, प्रेडेशन प्लस माइनस, शिकारी और शिकार। हाँ, प्रेडेशन। एक को फायदा प्लस प्रेडेटर, दूसरे को नुकसान माइनस प्रे। ये नेचर में एनर्जी ट्रांसफर का एक मेजर कॉन्डुइट है। प्लांट एनर्जी हर्बीवोर्स तक, हर्बीवोर्स कार्निवोर्स तक इसी से पहुंचती है। और प्रेडेटर्स का रूल सिर्फ खाना ही है? नहीं, प्रेडेटर्स प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। अगर प्रेडेटर ना हो तो प्रे की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और इकोसिस्टम डिस्टेबलाइज हो सकता है। एग्जाम्पल? ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पेयर कैक्टस इंट्रोड्यूस किया गया था और वो इतना फैल गया कि मिलियंस ऑफ हेक्टर्स लैंड बर्बाद हो गई। फिर उसे कंट्रोल करने के लिए उसके नेचुरल हैबिटेट से एक मॉथ प्रेडेटर कैक्टोब्लास्टस लाकर इंट्रोड्यूस करना पड़ा। उसने कैक्टस पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। वाओ, बायोलॉजिकल कंट्रोल। एग्जैक्टली। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। प्रेडेटर्स स्पीशीज डाइवर्सिटी मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। वो कैसे? अगर एक प्रेडेटर किसी कंपैरेटिवली डोमिनेंट प्रे स्पीशीज को कंट्रोल में रखता है तो वो वीकर कंपेरेटर्स को सर्वाइव करने का मौका देता है। जैसे पिसास्टर स्टारफिश वाले एक्सपेरिमेंट्स में स्टारफिश को हटाने पर उसके प्रे मसल्स इतने बढ़ गए कि उन्होंने दूसरी कई इन्वर्टिब्रेट स्पीशीज को बाहर कर दिया। डाइवर्सिटी कम हो गई। इंटरेस्टिंग। तो प्रे बेचारे, उन्होंने कुछ बचने के तरीके भी तो इवॉल्व किए होंगे, डिफेंसेस? बिल्कुल किए हैं। बहुत सारे डिफेंसेस हैं, जैसे कैमोफ्लाज, क्रिप्टिक कलरेशन। इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स अपने बैकग्राउंड में ऐसे ब्लेंड हो जाते हैं कि दिखाई न दें। हाँ, मैंने देखा है। कुछ प्रे पॉइजनस होते हैं, जैसे मोनार्क बटरफ्लाई। उसका लार्वा एक पॉइजनस वीड खाता है, जिससे बटरफ्लाई भी पॉइजनस हो जाती है। प्रेडेटर उसे खाकर बीमार पड़ता है तो अगली बार अवॉइड करता है। क्लेवर। प्लांट्स में भी डिफेंसेस हैं। मॉर्फोलॉजिकल डिफेंसेस जैसे थॉर्न्स, अकेशिया, कैक्टस में कांटे, या केमिकल डिफेंसेस। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो हर्बीवोर्स को पसंद नहीं आते या उनके लिए हार्मफुल होते हैं। जैसे कैलोट्रोपिस प्लांट पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस करता है। निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्ट्रिक्नीन, ओपियम, ये सब प्लांट डिफेंसेस ही हैं बेसिकली। हर्बीवोर्स, जो कि प्लांट प्रेडेटर्स ही हैं, इनको अवॉइड करते हैं। कमाल है। अब आते हैं पैरासाइटिज्म प्लस माइनस पर। ये भी प्रेडेशन जैसा ही है, एक को फायदा एक को नुकसान। तो फर्क क्या है? मेन फर्क ये है कि पैरासाइट जनरली अपने होस्ट को इमीडिएट किल नहीं करता, क्योंकि पैरासाइट होस्ट पर अपने फूड और शेल्टर के लिए डिपेंडेंट होता है। तो होस्ट को जिंदा रखना उसके फायदे में है, कम से कम कुछ टाइम के लिए। लेकिन होस्ट को नुकसान तो पहुंचाता है। हाँ बिल्कुल। पैरासाइट होस्ट के सर्वाइवल, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को रिड्यूस कर सकता है। उसे फिजिकली वीक बना सकता है, जिससे वो प्रेडेशन के लिए ज्यादा वल्नरेबल हो जाए। पैरासाइट्स तो बहुत कॉमन होंगे। बहुत कॉमन। शायद सबसे ज्यादा स्पीशीज पैरासाइट्स ही हैं। ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर पैरासाइट स्पीशीज एक या कुछ स्पेसिफिक होस्ट स्पीशीज को ही इन्फेक्ट करती है, और होस्ट पैरासाइट को इवोल्यूशन चलता रहता है। इनमें एडेप्टेशंस क्या होते हैं? कई एडेप्टेशंस होते हैं, जैसे अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स का लॉस। होस्ट के अंदर रहना है तो देखने सुनने की क्या जरूरत। होस्ट से चिपकने के लिए एडहेसिव ऑर्गन्स या सकर्स डेवलप करना। डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉस, अगर होस्ट के डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, क्योंकि होस्ट तक पहुंचना और सर्वाइव करना मुश्किल है, तो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। टाइप्स भी होते हैं पैरासाइट्स के? हाँ, ब्रॉडली 2 टाइप। एक्टोपैरासाइट्स, जो होस्ट की बॉडी के बाहर रहते हैं, जैसे लाइस, जुएं ऑन ह्यूमंस, टिक्स ऑन डॉग्स। कस्कुटा प्लांट भी एक एक्टोपैरासाइट है, जो दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करता है। ओके। और दूसरा? एंडोपैरासाइट्स, जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, लिवर में, किडनी में, लंग्स में, आरबीसीज में, जैसे टेपवर्म्स, राउंड वर्म्स, मलेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडियम। इनके लाइफ साइकिल्स भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, सुना है। हाँ, कई एंडोपैरासाइट्स के लाइफ साइकिल्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनमें 1 या 2 इंटरमीडिएट होस्ट या वेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं।
जैसे ह्यूमन लिवर फ्लूक को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 इंटरमीडिएट होस्ट चाहिए, एक स्नेल और एक फिश। मलेरियल पैरासाइट को मस्कीटो वेक्टर चाहिए ह्यूमन तक पहुंचने के लिए, और वो कुकू और क्रो वाला एग्जाम्पल, ब्रूड पैरासिटिज्म। ताकि क्रो ने डिटेक्ट करके रिजेक्ट ना करे। बेचारा क्रो अपने बच्चों के साथ कुकू के बच्चों को भी पालता है। अमेजिंग। अब अगला, कमेंजलिज्म, +0, एक को फायदा दूसरे को ना फायदा ना नुकसान, न्यूट्रल। ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, इसमें एक स्पीशीज बेनिफिट करती है जबकि दूसरी स्पीशीज प्रैक्टिकली अनअफेक्टेड रहती है। एग्जाम्पल्स? क्लासिक एग्जांपल है ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपिफाइट ऑन अ मैंगो ब्रांच। ऑर्किड को सहारा मिल जाता है, बेटर लाइट मिल जाती है। मैंगो ट्री को इससे ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान। अच्छा, और? बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ अ व्हेल। बार्निकल्स को रहने की जगह मिल गई और व्हेल के साथ घूमने को मिल गया, जिससे फूड मिलना आसान हो गया। व्हेल इतनी बड़ी है कि उसे इन छोटे बार्निकल से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। कैटल ईग्रेट और ग्रेजिंग कैटल का एसोसिएशन। जब कैटल घास चरने के लिए चलती है तो घास में छुपे हुए इंसेक्ट्स डिस्टर्ब होकर उड़ते हैं। ईग्रेट कैटल के पास रहता है और इंसेक्ट्स को आसानी से पकड़ लेता है। कैटल को इससे कोई मतलब नहीं, ईग्रेट को फायदा हो गया। हाँ, ये तो देखा है मैंने। क्लाउनफिश और सी एनिमोन का रिलेशन भी कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। एनिमोन के पास स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं जो प्रेडेटर्स को दूर रखते हैं। क्लाउनफिश इन टेंटिकल्स के बीच रहती है और प्रोटेक्शन पाती है। एनिमोन को इससे अपेरेंटली कोई फायदा नहीं होता। इंटरेस्टिंग। और लास्ट में एमेंसलिज्म, 0, एक को नुकसान दूसरा अनअफेक्टेड। हाँ, इसमें एक स्पीशीज को नुकसान होता है जबकि दूसरी स्पीशीज अनअफेक्टेड रहती है। इसका टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल थोड़ा कम मिलता है, पर कॉन्सेप्ट यह है कि एक स्पीशीज कुछ ऐसा करे, जैसे कोई केमिकल रिलीज करे, जिससे दूसरी स्पीशीज इनहिबिट हो जाए पर पहली स्पीशीज को कोई फर्क न पड़े। जैसे कुछ फंगाई एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं जो बैक्टीरिया को मार देते हैं, फंगाई को इससे डायरेक्ट कोई इंटरेक्शन नहीं। ओके, तो ये थे मेजर पॉपुलेशन इंटरैक्शंस: CMPC, कंपटीशन, म्यूचुअलिज्म, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म। काफी कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है ये इकोलॉजी का। बिल्कुल। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, जो नीट के लिए खास ध्यान में रखने हैं। जरूर। तो हमने शुरू किया पॉपुलेशन की डेफिनेशन से: ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, सेम स्पीशीज, ज्योग्राफिकल एरिया, पोटेंशियली इंटरब्रीड। फिर पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स देखे: बर्थ रेट, नैटेलिटी, डेथ रेट, मोर्टेलिटी, सेक्स रेशियो और एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन से बनते हैं एज पिरामिड्स: एक्सपैंडिंग ट्रायंगुलर, स्टेबल, बेल शेप्ड, डिक्लाइनिंग अर्न शेप्ड। हाँ, फिर पॉपुलेशन डेंसिटी n, और इसे मेजर करने के तरीके: टोटल नंबर्स पर यूनिट एरिया, बायोमास, परसेंट कवर या रिलेटिव डेंसिटी लाइक टाइगर सेंसर्स, फिश पर ट्रैप। उसके बाद आए पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स। पहला, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जे शेप्ड कर्व इक्वेशन dN/dt = Rn। ये तब होता है जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हों। यहाँ R इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, ज्यादा रियलिस्टिक लॉजिस्टिक ग्रोथ, एस शेप्ड सिग्मॉइड कर्व इक्वेशन dN/dt = Rn k-n k। ये तब होता है जब रिसोर्सेज लिमिटेड हों। यहाँ कैरिंग कैपेसिटी k का कॉन्सेप्ट क्रूशियल है। k-n k एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है। फिर हमने लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस की बात की। ऑर्गेनिजम्स अपने रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए अलग स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं: सेमल पैरिटी, ब्रीड वंस, वर्सेस इटेरोपैरिटी, ब्रीड मल्टीपल टाइम्स, और आर सिलेक्शन, मेनी स्मॉल ऑफस्प्रिंग, वर्सेस के सिलेक्शन, फ्यू लार्ज ऑफस्प्रिंग। एग्जैक्टली। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन था पॉपुलेशन इंटरैक्शंस, इंटरस्पेसिफिक। मेमोनिक याद रखें, CMPPC। म्यूचुअलिज्म ++, दोनों को फायदा: लाइकेन्स, माइकोराइजा, पॉलिनेशन, फिग वॉस्प। कंपटीशन -, दोनों को नुकसान: गाउसेस प्रिंसिपल, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, रिसोर्स पार्टिशनिंग, मैकार्थर्स वॉबलर्स। प्रेडेशन +-, एक को फायदा एक को नुकसान: एनर्जी ट्रांसफर, पॉपुलेशन कंट्रोल, प्रे डिफेंसेस, कैमोफ्लेज, टॉक्सिन्स, थॉर्न्स। हर्बिवोरी भी प्रेडेशन है। पैरासाइटिज्म +-, एक को फायदा एक को नुकसान: होस्ट स्पेसिफिक, कोएवोल्यूशन, अडैप्टेशंस, एक्टो एंडो पैरासाइट्स, ब्रूड पैरासाइटिज्म, कुकू।
affected. Orchid on mango, barnacles on whale, cattle egret, clownfish anemone. और एमेंसिलिज्म -0 ब्रीफली मेंशन किया। ये सारे इंटरैक्शंस ही मिलकर बायोलॉजिकल कम्युनिटी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इकोसिस्टम को शेप करते हैं, एवोल्यूशन को ड्राइव करते हैं। सब कुछ एकदम इंट्रिकेटली कनेक्टेड है। बिल्कुल, और यही आज का हमारा क्लोजिंग थॉट भी हो सकता है। सोचने वाली बात है कि जब हम एनवायरनमेंट में कोई छोटा सा भी चेंज करते हैं, किसी एक स्पीशीज को हटा देते हैं या कोई नॉन नेटिव स्पीशीज इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे पार्थेनियम या वाटर हाइसेंथ, तो इन इंटरैक्शंस के पूरे कॉम्प्लेक्स वेब पर, उस कम्युनिटी पर कितना अनप्रिडिक्टेबल और कितना दूर तक जाने वाला असर पड़ सकता है। ये कैस्केडिंग इफेक्ट्स इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।